Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह ठाकुर और हम कर रहे हैं PYQ सीरीज ऑफ NTA UGC नेट। तो आज की वीडियो के लिए हम करेंगे जून 2012 के पेपर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट। इनमें से कौन सी मार्केट स्पेशलाइज्ड सब मार्केट नहीं है मनी मार्केट की? कोलेट्रल लोन मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, बॉन्ड मार्केट या फिर एक्सेप्टेंस मार्केट। देखिए मनी मार्केट जो है ना वो बहुत ब्रॉड टर्म होती है। ओके, मनी मार्केट के अंदर बहुत सारी सब मार्केट आती हैं, जैसे कि बिल मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, कॉल मनी मार्केट, और इसके अलावा ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट पेपर्स, परमिशनरी नोट्स। तो ये सब किस में आते हैं? ये मनी मार्केट के अंदर आते हैं। तो कोलेट्रल लोन मार्केट मनी मार्केट का पार्ट है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम कोलेट्रल के लोन लेते हैं, ये मनी मार्केट का ही पार्ट होती है। डिस्काउंट मार्केट भी मनी मार्केट का पार्ट है, जहां पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट पेपर्स या फिर ट्रेड बिल्स डिस्काउंट पे देते हैं और उससे बैंक से पैसा लेते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस मार्केट क्या होती है? एक्सेप्टेंस मार्केट यूज करी जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट भी कहते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, इसके पास इस इंपोर्टर की तरफ से ऑर्डर आया कोई। अब मान लीजिए इसने इस ऑर्डर को तैयार कर दिया, इसने मान लीजिए 1000 आइटम, 2000 आइटम या 1 लाख आइटम बना दी। अब बाद में अगर इंपोर्टर मुकर जाता है कि मैंने ये सामान नहीं लेना, तो एक्सपोर्टर का तो वो सामान खराब हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, एक बिल भेजता है इंपोर्टर के पास। वो बिल इंपोर्टर साइन करता है कि ये मैं सामान मंगा रहा हूं और इसके इतने रुपए मैं चार्ज करूंगा। वो बिल एक्सपोर्टर जाके बैंक में देता है डिस्काउंट रेट पे। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का बिल है, तो एक्सपोर्टर जाके उधर से 99,000 ले लेगा। तो 1,000 रुपए के डिस्काउंट पे उसने वो बिल बैंक को दे दिया। अब वो एक्सपोर्टर को एक तो पैसा मिल गया एडवांस में, तो उस पैसे से सामान बनाएगा और वो इंपोर्टर को दे देगा। अब यहाँ पे इंपोर्टर ने अभी तक वो पैसा पे नहीं किया है। जब इंपोर्टर के पास वो सामान पहुंच जाएगा, इंपोर्टर देख लेगा, उसके बाद इंपोर्टर इस बैंक को वो पैसा पे कर देगा, अपना 1 लाख रुपए। तो ये एक्सेप्टेंस मार्केट हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ये जो बॉन्ड मार्केट है, ये बॉन्ड मार्केट मनी मार्केट का पार्ट नहीं होता, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। तो स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। अब हमारी मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बॉन्ड मार्केट हमारा मनी मार्केट की सब मार्केट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोड। इनमें से हमें हर कमेटी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी कमेटी कब आई थी। देखिए खुसरो कमेटी की अगर हम बात करें, ये 1989 में आई थी, जिसे हम एग्रीकल्चर रिव्यू कमेटी भी कहते हैं। इसे हम एग्रीकल्चर रिव्यू कमेटी भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी खुसरो कमेटी की जगह आ जाए एग्रीकल्चर रिव्यू कमेटी कब आई थी, तो याद रखिएगा दोनों एक ही चीज है और दोनों 1989 में आई थी। अब ये दंत वाला कमेटी 2 बार बनी थी, एक 1970 में बनी थी, एक 1977 में बनी थी। जो 1970 में बनी थी वो बनी थी अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट को जानने के लिए। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट को जानने के लिए। और इसी के बाद हमने एनएसएस राउंड में अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का डाटा लेना शुरू किया था। आई थिंक 27th राउंड की बात है वो। तो तब से हमने अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का डाटा लेना शुरू किया था दंत वाला कमेटी के बाद। इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेस पे हमने वो डाटा कलेक्ट करना शुरू किया था। और वो डाटा हमने कब तक कलेक्ट किया है? 2011 तक। 2011 के बाद अब हम क्या करते हैं, 2017 से अब हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पढ़ते हैं। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मैंने आपको कहा है कि हर साल उसकी रिपोर्ट आती है, वो आपने पढ़ के जाना जरूरी है। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्यों पढ़ के जाना जरूरी है? क्योंकि उसमें आता है कि हमारी फीमेल की पार्टिसिपेशन कितनी है एम्प्लॉयमेंट में, हमारी मेल की पार्टिसिपेशन कितनी है एम्प्लॉयमेंट में, रूरल हाउस होल्ड इंडिया में कितने हैं, पर अर्बन हाउस होल्ड इंडिया में कितने हैं, कितनी हमारी लेबर फोर्स है और कितनी हमारी वर्क फोर्स है। इस सब के बारे में हम बात शायद लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। ओके, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आप जरूर पढ़ के जाइए जब भी आप जाने वाले हैं। जून में इसकी रिपोर्ट आती है। अगर जून में रिपोर्ट आई है, तो अगर मान लीजिए 2022 के जून में रिपोर्ट आई है, तो वो 2020-21 का डाटा देंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आप जरूर पढ़ के जाइए। अब बात आती है नरसिम्हन कमेटी की। नरसिम्हन कमेटी आई थी 1991 में। ये किससे रिलेटेड थी? ये फंक्शनिंग ऑफ बैंक से रिलेटेड थी। ओके, फिर अगर हम बात करें केलकर कमेटी की, केलकर कमेटी आई थी 1984 में। ये किससे रिलेटेड थी? ये आरआरबी वर्किंग ग्रुप ने एस्टैब्लिश की थी। आरआरबी के द्वारा
स्टैब्लिश की गई थी, ये आरआरबी की फंक्शनिंग को देखने के लिए। ओके, तो ये केलकर कमेटी आई थी 1984 में। अब अगर इसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं तो पहले आएगी दंतवाला कमेटी, चाहे 1970 की बात कर रहे हो हम, चाहे 77 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन सबसे तो पहले ही आई है वो फिर भी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आई है केलकर कमेटी 1984 में। ओके, फिर इसके बाद आई है खुसरो कमेटी 1989 में, और फिर लास्ट में आई है नरसिम्हन कमेटी 1991 में। तो 2413 बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक रिवील दैट दे इरोडेड देयर कैपिटल बेस। ये बिल्कुल सही बात है कि रीजनल रूरल बैंक ने अपना कैपिटल बेस खत्म कर लिया है। मैनी आरआरबीज आर नॉन वायबल एंड हैविंग हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आरआरबी का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। आरआरबी क्या होते हैं, जो रीजनल रूरल एरिया में काम करते हैं। ओके, लेकिन इसकी वजह से इनका कैपिटल बेस खत्म नहीं हुआ है। ये इसका जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, ये आपको जरूर याद करके जाना है कि आरबीआई कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। ओके, बहुत सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एसबीआई एक बैंक है, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। आरबीआई से रेगुलेट करता है, जी हाँ रेगुलेट करता है, पर ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यस, जो क्या देखता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को देखता है। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखता है, नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग को देखता है। तो ये सब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है। एसबीआई को रेगुलेट करता है, बट एसबीआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक बैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कोर इन्फ्लेशन इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन में हम जो वोलेटाइल पार्ट होता है, अब मान लीजिए हमने इन्फ्लेशन निकाला, और इन्फ्लेशन निकाला हमने बहुत सारी आइटम का, मान लीजिए हमने सीपीआई निकाला, तो इसमें जो बेसिकली हम लेते हैं वो हम लेते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। जो भी सारी आइटम इसमें हमने इंक्लूड करी उसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब इन आइटम में कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, जिनका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे कि फूड आइटम। हमें पता है कि फूड आइटम की सप्लाई जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, तो फूड आइटम का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। एक तो वो एकदम से मार्केट में नहीं आती, और दूसरा वो ड्यूरेबल नहीं होती। ठीक है, तो फूड आइटम की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। और उसके बाद एनर्जी रिलेटेड आइटम जो होती है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस होगी, तो ये सब क्या होते हैं, इनके प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने रियल इन्फ्लेशन चेक करना हो तो इससे हमें इन्फ्लेशन का पता नहीं लग सकता, क्योंकि फूड आइटम हो सकता है कि आज बहुत ज्यादा महंगी हो और 2 दिन बाद बहुत ज्यादा सस्ती हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो ये रियल इन्फ्लेशन नहीं बताती। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब हम फूड आइटम और एनर्जी को निकाल देते हैं तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आता है, उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा कोर इन्फ्लेशन बता रहा है, दैट इज बेस्ड ओनली ऑन फूड एनर्जी प्राइसेस। जी नहीं, फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को तो हम उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। दैट इंक्लूड आइटम दैट फेस वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट नोटेबल फूड एंड एनर्जी। नहीं, इंक्लूड नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो ये आ गया दैट एक्सक्लूड आइटम दैट फेस वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट नोटेबल फूड एंड एनर्जी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि हम उन आइटम को एक्सक्लूड कर देते हैं जिनका प्राइस की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि फूड एंड एनर्जी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन वाज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ। इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, वीट से रिलेटेड था हमारा फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2004-5 टू 2010-11 एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी। देखिए, उस टाइम ये क्वेश्चन आया है 2012 में, तो 2012 में 2010-11 के आसपास का डाटा उन्होंने पूछा है। तो उस टाइम के हिसाब से जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी है उसने लोअर ग्रोथ रेट अचीव करी थी एज कंपेयर टू ओवरऑल जीडीपी। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो मैं आपको बोलूंगा कि एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है उसका डाटा आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस का डाटा आप पढ़िएगा, मुश्किल से 5 साल में एक बार आता है, आपको एक बार डाटा पढ़ना और आपको बहुत लंबे टाइम तक वो काम आ जाएगा। ओके, तो उसी डाटा को पढ़िए, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि इंडिया में लैंड होल्डिंग साइज कितना चल रहा है इस टाइम, जो कि बहुत बार सेट एग्जाम में भी पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया है कि इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितना है। तो ये एग्रीकल्चर सेंसस में आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर सेंसस का जो भी लेटेस्ट आप डाटा होगा वो पढ़ें और उसे पढ़ के ही एग्जाम में जाएं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट आर। फूड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो फूड मैनेजमेंट क्यों करती है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर एट रिम्यूनेटिव प्राइसेस, जिसे हम एमएसपी भी कहते हैं, ठीक है, और शायद हम उसको जो हम शुगर केन के लिए यूज करते हैं तो हम उसे एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइसेस। तो फूड मैनेजमेंट क्यों की जाती है? एक तो फार्मर से फूड जो हम लेते हैं एमएसपी पे या एफआरपी पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। अब हमने जो फार्मर से फूड लिया है उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अफोर्डेबल प्राइस पे कंज्यूमर्स को। और तीसरा इसका पर्पस होता है मेंटेनेंस ऑफ फूड बफर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। फूड बफर को मेंटेन करना, यानी कि फूड के स्टॉक को मेंटेन करके रखना, यानी कि फूड की इतनी अवेलेबिलिटी रहे इकोनॉमी में कि अगर शॉर्टेज आ जाए तो हम यहाँ से फूड को सप्लाई कर सकें। ऐसा ना हो कि एकदम इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फूड की शॉर्टेज आ जाए और फूड के प्राइस बहुत ज्यादा शूट कर जाए, ठीक है। तो ये तीनों ही पर्पस होते हैं हमारे फूड मैनेजमेंट के। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द ईयर 2009-10। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए। उस टाइम के हिसाब से ये मध्य प्रदेश था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया था, और ये क्वेश्चन बहुत 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 बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इतने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर उनके PYQs देखें तो उनमें आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे आपको बस सिर्फ याद कर लेना है कि 1998 में आई थी, इससे ज्यादा इन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं है वैसे तो, ओके। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई रिसेंट डेवलपमेंट होती है, कोई भी अगर करंट अफेयर में इससे रिलेटेड टॉपिक आता है, तो आपको जरूर उसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज ए प्री कंडीशन। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज होना और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना किस लिए प्री कंडीशन होती है? टू रेज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, ताकि एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ सके जीडीपी में। ये बात बिल्कुल सही है। टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, ताकि हमारी इकोनॉमी में फूड की शॉर्टेज नहीं होगी कभी। टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यस बिल्कुल सही है। हमारी बहुत मात्रा में जो पॉपुलेशन है उनको न्यूट्रिशन अवेलेबल मात्रा में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि फूड की शॉर्टेज की वजह से वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसी वजह से वो उनमें न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। इसी वजह से गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं ताकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ सके जीडीपी में, ताकि फूड सिक्योरिटी बढ़ सके और ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ सके। तो ऑल द अबव इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ईयर इन विच द ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट परसेंट ऑफ जीडीपी वर द हाईएस्ट। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगता है? इस क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि 2012 में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पिछले 4-5 सालों का फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का डाटा पता होना चाहिए। बेसिकली डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लास्ट 3-4 सालों में फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है या प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है। ये जरूर आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट में चेंज क्या आ रहा है लास्ट 3-4 सालों में। अगर आपको डाटा याद रखना ही है तो लास्ट ईयर का आप डाटा याद रख सकते हैं, ओके। लास्ट ईयर का डाटा आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आज बजट आया या इकोनॉमिक सर्वे आया और आपका पेपर नेक्स्ट मंथ है तो वो क्वेश्चन जहां तक चांसेस है नहीं पूछता लेटेस्ट बजट से, वो लास्ट ईयर से ही पूछेगा। तो लास्ट ईयर का बजट आपको जरूर पता होना चाहिए, या फिर आपका एग्जाम अगर दिसंबर में है तब हो सकता है कि इस ईयर का डाटा वो पूछ ले, क्योंकि बजट आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, ओके। तब इस साल का डाटा पूछ सकता है, वरना आपको जो लेटेस्ट डाटा याद होना चाहिए वो लास्ट ईयर का याद होना चाहिए। और पिछले 3-4 साल का आपको सिर्फ कंपेरिजन पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट बढ़ा है कि घटा है पिछले 3-4 सालों में। आपको एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 2008-9। 2008-9 में हमारा फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट एज परसेंट ऑफ जीडीपी हाईएस्ट था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which item is likely to be the most significant item of expenditure of the central government during 2011-12। अब यहाँ पे हमने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा हो अगर, तब हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेसिकली घूम फिर के ये बात कहाँ पे आ रही है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर से जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है वो बनते क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं स्कीम्स के ऊपर,
ठीक है। स्कीम ज्यादातर लोगों को याद नहीं होती, ओके। बेसिकली ईयर तो उसका याद नहीं होता। ईयर कब याद हो सकता है? अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं। अगर आप डेली नहीं भी पढ़ सकते तो वीकली करंट अफेयर जरूर पढ़िए, और बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जरूर पढ़िए, या फिर मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं आप, सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ओके। अब इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेंसस। तो ये सब डाटा अगर आप पढ़ लेंगे, इससे आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आपसे अलग अलग पेपर्स के, ओके। तो अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत क्वेश्चन इनसे सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है इनको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। इकोनॉमिक सर्वे से आपको मुश्किल से 15 से 20 पॉइंट मिलते हैं। हर एक डाटा से आपको मुश्किल से 15 से 20 पॉइंट नोट डाउन करने पड़ेंगे, ओके। और वही आपको याद करने हैं और वही लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेंगे। एग्रीकल्चर सेंसस तो 5 साल में एक बार डाटा आपको याद करना है। ये सब ईयरली आते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो इनका तो एक बार आपने डाटा याद कर लिया, 1 साल के लिए छुट्टी। तो एक बार आपने याद करने हैं, 15 से 20 पॉइंट होंगे, वो आराम से याद हो जाएंगे आपको, ओके। तो और आपको हेल्प भी बहुत ज्यादा मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, ओके। तो अगर 2011-12 की बात करें हम, तो इंटरेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आइटम थी एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट की 2011 में, और ज्यादातर टाइम ये रहती है, ज्यादातर खर्चा गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करने में देती है। तो इंटरेस्ट हमेशा ज्यादातर, अगर आप बजट देखें तो इंटरेस्ट मेन एक्सपेंडिचर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइटम ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड एजुकेशन एंड सपोर्ट, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। देखिए यहाँ पे एनर्जी एंड जो ट्रांसपोर्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन भी याद करने की जरूरत है हमें? देखिए याद करने की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए किसान आंदोलन चला था जो पहले, ठीक है। अब किसान आंदोलन चल रहा है और उस टाइम अगर आपको लगता है कि आपने कोई एग्जाम देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट के अंदर है या सेंटर के अंडर है, ओके। लेबर कोड आया था हमारा, लेबर का आपको पता होना चाहिए। इवन करंट अफेयर में जब ये टॉपिक चलता है तो वहां पे भी आप, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो पता लग जाता है। तो आपको पता होना चाहिए लेबर जो है वो स्टेट के अंदर आती है या सेंटर के अंदर आती है। लेबर से रिलेटेड रूल स्टेट बना सकती है कि सेंटर बना सकता है। तो ये दोनों डाटे भी आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और उसके साथ वाटर सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये 5-6 सेक्टर हैं जिसका आपको पता होना चाहिए कि स्टेट के अंदर है कि सेंटर के अंदर है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगर आप ऐसे सारे याद करने जाएंगे तो आपको यूनियन के अंदर मिल जाएंगे 90 के आसपास, ओके। स्टेट के अंदर मिल जाएंगे 60 के आसपास, कंकरेंट लिस्ट में मिल जाएंगे 50 के आसपास। वो सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही डाटा याद करना होता है जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो मेन न्यूज में रहता है वो रहता है इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, लेबर, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ओके। तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो सेंटर के अंदर आता है, तो ये 2 तो ऑप्शन में नहीं होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी हमें दिया था अडोल्फ वैगनर ने, ओके। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिया गया था वीजमैन एंड पिकॉक के द्वारा। फेडरल फाइनेंस की बात की थी आर.एन. भार्गव ने, और फंक्शनल फाइनेंस की बात की थी ए.पी.एल. लर्नर ने। फंक्शनल फाइनेंस एंड फेडरल डेट इसकी बात की थी ए.पी. लर्नर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, 3 फेडरल फाइनेंस 1 एंड फंक्शनल फाइनेंस 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Union budget for 2010-11 had begun the process of fiscal consolidation with a partial withdrawal of stimulus measure। अब इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है पढ़ने का, ओके। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि यूनियन बजट 2010-11 की बात कर रहे हैं। जब ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2012 के जून में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आया है 2012 के जून में, लेकिन इन्होंने 2012 के बजट से क्वेश्चन नहीं पूछा है, इन्होंने 10-11 के बजट से क्वेश्चन पूछा है। तो यूनियन बजट फॉर 2010-11 हैड बिगन द प्रोसेस ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन विद ए पार्शियल विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस मेजर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देयर वाज ए क्लियर एविडेंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन द इकोनॉमी, ये बात भी ठीक है। 2008-9 के आसपास थोड़ी सी कमी आई थी, उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। तो ये बात दोनों ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, फिस्कल कंसोलिडेशन, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। फिस्कल कंसोलिडेशन होता है जब हम अपने डेफिसिट को कम करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोड। इन सब रिपोर्ट को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वेल्थ एंड इनकम, इस कमेटी को हम के.एन. राज कमेटी भी कहते हैं या फिर राज कमेटी भी कहते हैं, ओके। ये कमेटी आई थी 1970
2002 में। फिर रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्सेस आ जाए या इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाए, ये कमेटी आई थी केलकर कमेटी, आई कब थी 2002 में। 13 फाइनेंस कमीशन का पीरियड इन्होंने दिया हुआ है 10 to 15। इंडियन टैक्स रिफॉर्म रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे, ये दी गई थी कार्डर के द्वारा। कब की बात है ये 1956 की बात है ये। तो अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले 1956 यानी कि ऑप्शन 4, फिर 1972 यानी कि ऑप्शन 1, फिर 2002 यानी कि ऑप्शन 2, और फिर 13 फाइनेंस कमीशन यानी कि ऑप्शन 3। तो याद आता है 4123, 4123 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्योंकि 13 फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और बेसिकली पता क्या होना चाहिए कि लास्ट चेयरमैन कौन है, मतलब कि जैसे कि अब 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके चेयरमैन कौन कौन है। ओके, तो यानी कि 13 से लेके 15 तक आपको याद होने चाहिए 13वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, 14th के कौन थे और 15 के कौन थे। तो लास्ट 2-3 आपको याद होने चाहिए, साथ में आपको पहले 3 याद होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे, सेकंड कौन था और थर्ड के कौन थे। इससे क्या होगा कि इससे अगर क्रोनोलॉजी आएगी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को क्रोनोलॉजी में सेट करो कि फर्स्ट के चेयरमैन कौन थे, सेकंड के कौन थे और थर्ड के कौन थे। तो जब क्रोनोलॉजी आएगी तो आपको अगर पहले 3 पता होंगे और लास्ट के 3 पता होंगे, उससे भी आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले 3 में से 1 या 2 डाले होंगे उन्होंने, या लास्ट 3 में से 1 या 2 जरूर डाले होंगे। ओके, तो फर्स्ट 3 और लास्ट 3 आपको याद करने हैं। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्क करने का कोई फायदा होता नहीं है। फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 आप याद कर लीजिए, इनफ है। उनका टाइम पीरियड याद कर लीजिए, बेसिकली फर्स्ट 2 का टाइम पीरियड तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन बेसिकली स्टार्ट कब हुआ था। ओके, और लास्ट का जो फाइनेंस कमीशन है उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अब दूसरी एक और चीज फाइनेंस कमीशन से पूछी जाती है रिलेटेड, बेसिकली इसका आर्टिकल 280 पूछा जाता है। फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। अब मान लीजिए 15 फाइनेंस कमीशन आया हुआ है, तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या सजेस्ट किया है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या सजेस्ट किया है, ये आपने जरूर पढ़ना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट ए टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर इफ। देखिए, आपकी वेज पे टैक्स लग गया है, ठीक है। अब जो टैक्स लगा है ये सारा का सारा लेबर पे करेगी या जो लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है वो एम्प्लॉयर पे करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लेबर की सप्लाई इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। यानी कि अगर आपकी वेज कम कर रहे हैं हम, बेसिकली आपकी रियल वेज कम कर रहे हैं या घटा रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। अगर लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी, हमें पता है कि हमने वेज थोड़े से कम करे, लेबर छोड़ के चली जाएगी, लेबर की सप्लाई बिल्कुल इलास्टिक है, तब तो वो आराम से कम नहीं करेंगे। ओके, तो कम करने के चांसेस होते नहीं, तो वो टैक्स कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे कर देगा। लेकिन अगर लेबर की सप्लाई उसे पता है इन इलास्टिक है, यानी कि अगर उसने वेज कम कर भी दिए, रियल वेज की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली यहाँ वेज कम नहीं हो रहे, वेज पे टैक्स लग रहा है। अब वो टैक्स अगर लेबर पे करेगी तो एक तरह से उनके रियल वेज कम हो गए, ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई इन इलास्टिक है लेबर की, अगर उनकी यानी कि रियल वेज कम कर भी दी तब भी वो छोड़ के नहीं जाएंगे, जो उनकी सप्लाई क्या है इन इलास्टिक है, तो सारा का सारा बर्डन लेबर पे ही पड़ेगा। वहीं पे अगर उनकी सप्लाई इलास्टिक होगी तो सारा बर्डन लेबर पे नहीं पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर, यानी कि सारा सारा बर्डन लेबर पे कब पड़ेगा, जब लेबर की सप्लाई इन इलास्टिक होगी। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री इन इंडिया। स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए कौन सा एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, अगर इनकी डेफिनेशन की हम बात करें, आईडीबीआई का क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो हो सकता है ये भी हो। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द जर्नल मेथड यूज्ड टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया आर। देखिए, इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, यानी कि किसी भी कंपनी में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा जो आपकी ग्रीवेंसेस देखेगा, यानी कि कोई लेबर उसके पास जाएगी और अपनी अपनी ग्रीवेंसेस बताएगी, वो उसे सॉल्व करेगा। ओके, दूसरा होता है आर्बिट्रेशन मेथड। आर्बिट्रेशन मेथड में क्या होता है
कि एक थर्ड पार्टी होती है। मान लीजिए मुझे मेरे मैनेजर से प्रॉब्लम है, तो मैं एक थर्ड पार्टी के पास जाऊंगा, वहां पे मैनेजर भी आएगा और मेरी तरफ से यानी कि लेबर की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो थर्ड पार्टी जो है उन दोनों की बात सुनेगी। और ये थर्ड पार्टी न्यूट्रल होती है, ना ये इनकी तरफ होगी ना ये इनकी तरफ होगी। अब यहाँ पे ये थर्ड पार्टी इन दोनों की बात सुनेगी और ये डिसीजन देगी। अब एक होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि मान लीजिए मैनेजर है एक तरफ और दूसरी तरफ लेबर यूनियन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, वो दोनों आपस में बैठ के सोल्व करने की कोशिश करते हैं डिस्प्यूट को। ओके, इसके बाद आता है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन में क्या होता है कि मैनेजर भी बैठेगा, ये रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेगा यूनियन का और थर्ड पार्टी भी बैठेगी, ये तीनों बैठेंगे और तीनों आपस में बात करके सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थर्ड पार्टी का डिसीजन था, यहाँ पे इन तीनों का डिसीजन होगा। ओके, तो ये तीनों जब मिलके करेंगे यानी आर्बिट्रेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे कॉन्सिलिएशन में। और ये जो कॉन्सिलिएशन होता है ये लास्ट रिजोर्ट होता है, अगर इससे भी सोल्व ना हो तो ये मैटर जुडिशरी के पास जाता है जिसे हम एडजुडिकेशन कहते हैं। जो ये मैटर होगा वो या तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा या फिर लेबर कोर्ट में जाएगा फिर। ओके, तो कौन कौन से मेथड मैंने आपको बताया, ग्रीवेंस रिड्रेशल होगा या आर्बिट्रेशन होगा या कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी या कंसिलिएशन होगा या फिर लास्ट में क्या होगा, एडजुडिकेशन होगा। तो इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन हमने नहीं पढ़ा, एडजुडिकेशन पढ़ा है, डिसीजन बाय ट्रेड यूनियन ये भी नहीं है। तो कौन से दो ऑप्शन हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Information technology industry is a high knowledge based industry that has developed rapidly mainly on its own merit of India। ये बात बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडस्ट्री हाई नॉलेज की इंडस्ट्री है। अब ये हाई नॉलेज इंडस्ट्री है दैट इज बेस्ड ऑन हाई नॉलेज एंड नॉट नीड any significant support from the government nor there is much scope for outside interference। ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देखें तो आईटी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, ना गवर्नमेंट कोई रोल इधर प्ले कर रही है। आईटी इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है। किस वजह से डेवलप हो रही है, हाई नॉलेज की वजह से। ओके, तो गवर्नमेंट का इंटरफेशन वहाँ पे बिल्कुल भी वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच सेबी विद द अप्रोप्रिएट आइटम अमंग द फॉलोइंग। रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, ये गलत है। रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट कौन करता है, आरबीआई करता है। रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में कौन से आते हैं, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट, और इनकी रेगुलेशन कौन करता है, सेबी करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम कमोडिटी खरीदते हैं अपनी स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि हमने गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया। ठीक है, अब तो हम एग्रीकल्चर कमोडिटी भी खरीद सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। ओके, तो ये रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट का काम सेबी का है। जी हाँ, ये काम भी सेबी का है, लेकिन अगर हम 2012 के हिसाब से चेक करें तो सेबी का काम रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट नहीं था 2012 में। ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है सितंबर 2015 में। तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट कब से हुई है, 2015 से हुई है। तो उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर अभी ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन बिलो द वेरियस कॉम्बिनेशन गिविंग द स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के स्टेप दिए हुए हैं, हमने देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है उन स्टेप्स का। अगर हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन किया पहले, उससे क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा और फिर फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगी। देखिए, मॉनेटरी एक्सपेंशन आपने पहले किया, चलो मान लिया ठीक किया आपने। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले हुई है, बाद में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। बिना इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, कम रेट पे आप लोगों को पैसा देंगे तभी तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी और फिर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी। अब यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री डेवलपमेंट पहले दे दिया है, इन्वेस्टमेंट फिर लास्ट में दे दी है कि इन्वेस्टमेंट लास्ट में हो रही है, इंडस्ट्री पहले ही डेवलप कर गई। ओके, ये भी गलत है। मॉनेटरी एक्सपेंशन यानी कि इकोनॉमी में आपने मनी की सप्लाई बढ़ाई, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आया, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि लोगों को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेटेड होगी और जिसकी वजह से इंडस्ट्री डेवलप होगी। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अंडर द पोस्ट 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट
1991 की जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट मैन्युफैक्चर सेक्टर को सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। ये सारे के सारे सही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ईजेड बनाए हुए हैं हमने, स्मॉल इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सिड भी बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिव स्टैटिक मॉडल। देखिए, फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिव स्टैटिक मॉडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हॉकिंस साइमन कंडीशन। और हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या कहती है कि लियोनटिव मैट्रिक्स के, यानी कि I माइनस ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो लेस देन 1 होने चाहिए एंड पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ जो डिटर्मिनेंट है लियोनटिव मैट्रिक्स का वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हॉकिंस साइमन कंडीशन मेन कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिव स्टैटिक मॉडल। तो ये थे 25 क्वेश्चन जून 2012 के पेपर 3 के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब रह गए हैं हमारे 25 क्वेश्चन पेपर 3 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।